नमस्कार और स्वागत है एक नई चर्चा में। देखिए, आजकल जब भी हम टेक की दुनिया की बात करते हैं तो ध्यान सीधा सिलिकॉन वैली या फिर बीजिंग पर जाता है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से सारी बड़ी खबरें आती हैं आमतौर पर। पर सोचिए जरा, अगर मैं कहूँ कि अगली जो बड़ी डिजिटल क्रांति है जिसका असर शायद पूरी दुनिया पर पड़े, वो कहीं और से नहीं बल्कि नई दिल्ली से शक्ल ले रही है। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये असल में काफी हद तक सच है। हम बात करें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसे डीपीआई कहते हैं। डीपीआई, ये शब्द आजकल काफी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये कोई एक ऐप या कोई वेबसाइट भर नहीं है। ये समझिए कि एक पूरी अदृश्य नींव है, एक बेस है जिस पर भारत का पूरा डिजिटल ताना बाना खड़ा हो रहा है। और ये सिर्फ 1.4 अरब लोगों की जिंदगी नहीं बदल रहा। अच्छा। हाँ, बल्कि अब तो एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के भी कुछ देश इसे बहुत गौर से देख रहे हैं, एक मॉडल की तरह। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत वाकई में डिजिटल गवर्नेंस और इनोवेशन का कोई तीसरा एकदम नया रास्ता बना रहा है? सही। एक ऐसा मॉडल जो अमेरिका के वो जो बाजार केंद्रित बिग टेक हैं, गूगल, अमेज़न वगैरह, उनके दबदबे से अलग हो, और चीन का जो स्टेट कंट्रोल्ड निगरानी वाला सिस्टम है उससे भी जुदा हो। हाँ, और ये यूरोप के अपने दृष्टिकोण से कैसे अलग है, जहाँ नियमों और अधिकारों पर ज्यादा जोर रहता है? ये सवाल बहुत अहम है। तो आज हम इसी डीपीआई की तहों में उतरेंगे, समझेंगे कि ये असल में है क्या, काम कैसे करता है, असर क्या हो रहा है, और हाँ, दुनिया के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, और इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मान लीजिए करीब 1 दशक पहले, 2014 के आसपास। हाँ, क्या स्थिति थी तब? देखिए, तब भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग 20% से भी कम थे, और करीब 40 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका कोई बैंक खाता ही नहीं था। सोचिए, 40 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। सरकारी मदद, जो सब्सिडी वगैरह होती थी, वो अक्सर सही लोगों तक पहुंचने से पहले ही बीच में गायब हो जाती थी, लीक हो जाती थी। एक बहुत बड़ी आबादी थी जो डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। और आज अगर हम देखें 2025 नजदीक है तो तस्वीर तो बिल्कुल बदल गई है। जबरदस्त तरीके से बदली है। आज भारत में 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। 50 करोड़ स्मार्टफोन। हाँ, और जनधन योजना जैसी जो पहले हुई, उनकी वजह से अब लगभग हर वयस्क का बैंक खाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी छलांग है। ये तो है, लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और बैंक खाते खोल देना ही काफी था, या कुछ और भी हुआ? यहीं पर बात आती है डीपीआई की। देखिए, सिर्फ पहुंच बढ़ाना काफी नहीं था। असली जो क्रांतिकारी बदलाव आया वो था ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डीपीआई बनाना। इसे अक्सर इंडिया स्टैक भी कहते हैं। इंडिया स्टैक, हाँ, ये नाम सुना है। थोड़ा तकनीकी सा लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? कोई सरकारी सुपर ऐप है क्या? नहीं, ऐप बिल्कुल नहीं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे सरकार ने डिजिटल दुनिया में सबके इस्तेमाल के लिए खुली सड़कें बना दी हैं, या रेल की पटरियां बिछा दी हैं। अच्छा, जैसे हाईवे या रेल नेटवर्क? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये एक ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुला हुआ। इस पर कोई भी, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई नया स्टार्टअप हो, या कोई अकेला डेवलपर भी, वो अपनी नई सेवाएं या नए आइडियाज बना सकता है, चला सकता है। तो ये अमेरिका और चीन के मॉडल से अलग कैसे हुआ? बहुत अलग है। देखिए, पश्चिम में, अमेरिका में क्या होता है कि अक्सर गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी ही ये डिजिटल हाईवे बनाते हैं, और फिर उस पर चलने का एक तरह से टोल भी वसूलते हैं। उनका कंट्रोल रहता है। सही। और चीन में हाईवे तो है, पर उस पर सरकार की बहुत कड़ी नजर है, हर गाड़ी, हर मूवमेंट पर। वो स्टेट कंट्रोल है। इंडिया स्टैक इन दोनों से अलग एक ज्यादा खुला लोकतांत्रिक रास्ता बनाने की कोशिश है। दिलचस्प। तो ये जो इंडिया स्टैक है, ये डिजिटल हाईवे, इसके मुख्य पिलर या हिस्से कौन कौन से हैं? इसके कई सारे हिस्से हैं, पर 3-4 सबसे बुनियादी और अहम हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी वो है आधार। आधार, हाँ, ये नाम तो अब शायद ही कोई भारतीय हो जो ना जानता हो। दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली। 1.3 अरब से ज्यादा लोग जुड़े हैं इससे। लेकिन डीपीआई के लिहाज से इसकी क्या खासियत है? देखिए, आधार सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं है। ये डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान पक्की करने का, वो भी तुरंत और सेफ तरीके से, एक रास्ता है। इसने केवाईसी नो योर कस्टमर की प्रक्रिया को बच्चों का खेल बना दिया। हाँ, पहले कितना मुश्किल होता था केवाईसी करवाना। बिल्कुल,
और लागत की बात करें तो इसे बनाने का खर्चा मतलब प्रति व्यक्ति शायद $1 से भी कम था। जरा सोचिए, इसकी तुलना अगर यूके की एक फेल हो चुकी आईडी परियोजना से करें, जहां अंदाजा था कि $55 प्रति व्यक्ति खर्च होगा और वो बनी भी नहीं। सिर्फ $1, ये तो कमाल है। आधार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को मुमकिन बनाया। डीबीटी, हाँ, मतलब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के बैंक खाते में। इसका असर कितना बढ़ा रहा है? जबरदस्त असर रहा है। अनुमान है कि 2015 से अब तक कोई $300 अरब से ज्यादा की रकम सीधे लोगों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी गई है। $300 अरब? हाँ, इससे जो बिचौलिए थे वो खत्म हो गए। भ्रष्टाचार में भारी कमी आई। पहले जो पैसा सिस्टम में ही लीक हो जाता था, अब वो सीधे उस इंसान तक पहुंच रहा है जिसे उसकी जरूरत है। तो ये डीपीआई का पहला बड़ा कदम था, पहचान पक्की करना और सरकारी मदद सीधा पहुंचाना। ठीक है, तो पहचान हो गई, पैसा पहुंचाने का रास्ता बन गया आधार और डीबीटी से। इसके बाद अगला बड़ा कदम क्या था? इसके बाद आया पेमेंट्स का नंबर, और यहाँ क्रांति की यूपीआई ने, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये 2016 में लॉन्च हुआ था। यूपीआई तो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक। बिल्कुल, और आंकड़े देखिए, आज यूपीआई पर हर महीने आप मानेंगे नहीं 12 अरब से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। 12 अरब ना हर महीने? हाँ, और अगर कुल कीमत देखें तो 2023 में यूपीआई के जरिए सालाना $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये आंकड़े दिमाग घुमा देते हैं। वाकई। और यूपीआई की सबसे खास बात शायद ये है, जैसा मुझे लगता है, कि बिल्कुल मुफ्त है और तुरंत काम करता है 24/7। सही कहा आपने। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जहां हर ट्रांजैक्शन पर 2-3% काट लेती हैं, वहां यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम यूजर के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसने डिजिटल पेमेंट को सबके लिए, मतलब छोटे से छोटे दुकानदार के लिए भी एकदम आसान बना दिया है। और ये किसी एक कंपनी का नहीं है ना? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। ये एक ओपन प्रोटोकॉल है, एक तरह की साझा टेक्नोलॉजी। इस पर कोई भी बैंक या फिनटेक कंपनी अपना ऐप बना सकती है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है और भी बहुत सारे हैं। और ये सब आपस में बात कर सकते हैं, मतलब इंटरऑपरेबल है। आप किसी भी ऐप से किसी भी दूसरे ऐप या बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। इसकी कामयाबी इतनी जबरदस्त है कि गूगल ने तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व तक को सलाह दी थी कि वो भी अपने पेमेंट सिस्टम FedNow के लिए यूपीआई जैसा कुछ अपनाए। अच्छा, तो पहचान हो गई आधार, पेमेंट हो गया यूपीआई, इंडिया स्टैक में इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जो अगला बड़ा फोकस है वो है क्रेडिट पर, यानी लोन या कर्ज तक लोगों की पहुंच आसान बनाना। इसके लिए लाया गया है OCN, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। OCN, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है लोन देने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और कह सकते हैं लोकतांत्रिक बनाना, खासकर छोटे बिजनेसेस और आम लोगों के लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत में लोन मिलना मुश्किल था? हाँ, बहुत मुश्किल था, खास तौर पे छोटे और मझूले उद्योगों के लिए, जिन्हें MSMEs कहते हैं। एक अंदाजा है कि भारत में 80% से ज्यादा MSMEs को बैंकों से या दूसरी संस्थाओं से आसानी से लोन नहीं मिल पाता था। 80%? क्यों? वजहें कई थी, जैसे उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं होती थी, या फिर बैंक की कागजी कार्रवाई इतनी पेचीदा होती थी कि वो बेचारे उसी में उलझ कर रह जाते थे। तो OCN क्या कर रहा है? वो एक ऐसा खुला नेटवर्क या ढांचा बना रहा है जहां लोन देने वाली कंपनियां जैसे बैंक या NBFCs और वो लोग जिन्हें लोन चाहिए और इसमें उनकी मदद करने वाले लोन सर्विस प्रोवाइडर या LSPs भी शामिल हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सके। तो ये काम कैसे करेगा? मतलब लोन कैसे आसान होगा? देखिए, आपकी सहमति से आपका जो डिजिटल डेटा है, जैसे मान लीजिए आपका GST रिटर्न, आपका बैंक स्टेटमेंट, वो सुरक्षित तरीके से लोन देने वालों तक पहुंच सकता है। इससे उन्हें आपकी लोन चुकाने की क्षमता का अंदाजा लगाने में बहुत आसानी होगी, बिना ढेर सारे कागज मांगे। अच्छा, यानी ये लोन के लिए भी एक तरह का डिजिटल हाईवे बना रहा है जहां जानकारी आसानी से और सेफ तरीके से आ जा सके। बिल्कुल सही समझा आपने। ये अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें भारत में क्रेडिट की तस्वीर बदलने की जबरदस्त क्षमता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, ONDC। हाँ, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये भी इंडिया स्टैक का एक बहुत महत्वाकांक्षी हिस्सा है। इसे तो अक्सर Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के दबदबे का भारत का जवाब कहा जा रहा है। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है,
पर ONDC खुद कोई Amazon या Flipkart जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आसान भाषा में समझे तो जैसे UPI ने पेमेंट के लिए एक कॉमन भाषा या नियम बनाए, वैसे ही ONDC ई-कॉमर्स के लिए कॉमन भाषा या नियम बना रहा है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कोई भी छोटा दुकानदार, मान लीजिए किसी गली के कोने की किराना दुकान है या कोई छोटा कारीगर है जो घर से सामान बनाता है, वो भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सकेगा। और इसके लिए उसे पूरी तरह से Amazon या Flipkart जैसे किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वो बेचेगा कैसे? क्या उसे अपनी वेबसाइट वगैरह बनानी होगी? जरूरी नहीं है। देखिए, ONDC नेटवर्क पर बहुत सारे अलग अलग बायर एप्स होंगे, जैसे मान लीजिए Paytm ऐप जिसमें ONDC जुड़ा हो, और बहुत सारे सेलर एप्स होंगे जो छोटे दुकानदारों को इस नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेंगे। तो अगर आप एक ग्राहक के तौर पर किसी बायर ऐप पर कुछ सर्च करते हैं, तो आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के सेलर नहीं दिखेंगे, बल्कि ONDC नेटवर्क पर जितने भी सेलर उस सामान को बेच रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेलर ऐप से जुड़े हो, वो सब आपको दिख सकते हैं। अरे वाह, तो इससे तो छोटे दुकानदारों को भी बड़ा मौका मिलेगा। बिल्कुल, यही मकसद है। इससे छोटे खिलाड़ियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा और ग्राहकों को भी ज्यादा चॉइस मिलेगी। ये कोशिश है ई-कॉमर्स को कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स के चंगुल से निकालकर एक ज्यादा खुले, विकेंद्रीकृत नेटवर्क की तरफ ले जाने की। आधार, UPI, OCN, ONDC ये सब मिलकर तो वाकई एक बहुत मजबूत डिजिटल बुनियाद बना रहे हैं। पर इन सब का असर, मतलब जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव दिख रहा है? कुछ आंकड़े हैं? हाँ, असर काफी गहरा है और कई स्तरों पर दिख रहा है। सबसे पहले तो वित्तीय समावेशन, जिसकी हमने थोड़ी बात की भी थी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी यही कहते हैं कि 2014 के बाद से भारत में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खुले हैं। 50 करोड़ नए खाते? हाँ, और इसमें खास बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है। औपचारिक बैंकिंग में उनकी हिस्सेदारी 60% से ज्यादा हो गई है। ये बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। सही। फिर आप PM किसान जैसी योजनाओं को देखिए। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बिना किसी लीकेज या बिचौलिए के सीधा पैसा उनके खातों में मिल रहा है। ये DBT और आधार के बिना मुमकिन ही नहीं था। और गवर्नेंस, मतलब शासन के कामकाज पर क्या असर पड़ा है? क्या वाकई में भ्रष्टाचार कम हुआ है? देखिए, सबूत तो यही इशारा कर रहे हैं। एक उदाहरण ले तो DBT लागू होने के बाद LPG सब्सिडी में जो लीकेज होती थी, उसमें 30% से ज्यादा की कमी आई है। अच्छा। और बहुत सारी सरकारी सेवाएं, करीब 40 से ज्यादा, अब ऑनलाइन उपलब्ध है। लोगों को अब बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है और काम भी जल्दी होता है। हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, लेकिन सुधार तो हुआ है। और स्टार्टअप्स का क्या? आजकल भारत स्टार्टअप्स का हब बन गया है। इसमें DPI का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आधार से KYC एकदम आसान हो गया। UPI से पेमेंट लेना देना बच्चों का खेल हो गया। इन दोनों चीजों ने मिलकर भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही शानदार माहौल तैयार किया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं यहाँ। खासकर फिनटेक कंपनियां तो मानो UPI की वजह से ही इतनी फल फूल रही हैं। ये तो बड़े शहरों की बात हुई। छोटे शहरों, गांवों में भी कुछ असर है? बिल्कुल है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये बदलाव सिर्फ टेक कंपनियां या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। आप आज छोटे शहरों में जाइए, गाँव में जाइए, आपको सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, छोटे छोटे दुकानदार QR कोड लगाकर बैठे मिलेंगे। वो भी अब आसानी से डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये समाज का हिस्सा बन गई है। ये वाकई सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। अब थोड़ा दुनिया की तरफ नजर डालते हैं। जब भारत ये सब कर रहा था, तो बाकी बड़े खिलाड़ी यूरोप, अमेरिका, चीन, वो क्या कर रहे थे? उनका रास्ता भारत से कितना अलग था? यूरोप से शुरू करें। हाँ, यूरोप का रास्ता काफी अलग रहा है। देखिए, यूरोप में, खासकर पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में, डिजिटल पहुंच मतलब इंटरनेट, बैंक खाते, ये सब पहले से ही काफी ज्यादा था। हाँ, वो तो है। तो उनका फोकस शुरुआत से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा नियमों पर, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर रहा है। जैसे वो GDPR कानून है। बिल्कुल सही। GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी पर शायद दुनिया का सबसे सख्त कानून है। वो यूरोप की सोच का एक बड़ा उदाहरण है।
इसी तरह उन्होंने डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA और डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA बनाए हैं, जो बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। और डिजिटल आईडी के मामले में क्या वहाँ आधार जैसा कुछ है? नहीं, पूरे यूरोप के लिए आधार जैसा कोई एक सिस्टम नहीं है। वहाँ EIDS रेगुलेशन है, जिसके तहत अलग अलग देशों के अपने राष्ट्रीय EID सिस्टम है, लेकिन वो आपस में उतने जुड़े हुए नहीं हैं और उनका इस्तेमाल खासकर प्राइवेट सेक्टर में अभी भी उतना आम नहीं है जितना भारत में आधार का है। अच्छा, और पेमेंट्स, क्या वहाँ UPI जैसा कुछ तेज और सस्ता सिस्टम है? यूरोप में SEPA यानी सिंगल यूरो पेमेंट्स एरिया है, जिसने यूरोजोन के अंदर बैंक ट्रांसफर को काफी आसान बनाया है। SEPA इंस्टेंट पेमेंट्स भी है, लेकिन जैसा आपने कहा वो उतना फैला हुआ नहीं है। 2023 तक भी शायद सिर्फ 12% यूरो क्रेडिट ट्रांसफर ही तुरंत होते थे। सिर्फ 12%? UPI से तो बहुत पीछे है ये। हाँ, बहुत पीछे। और UPI तो लगभग मुफ्त है यूजर के लिए। यूरोप में अभी भी देशों के बीच तुरंत पेमेंट करना उतना आसान और सस्ता नहीं है जितना भारत में UPI ने कर दिया है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भारत ने पहले डिजिटल सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई और अब शायद ट्रैफिक नियम बना रहा है, जबकि यूरोप ने पहले कड़े ट्रैफिक नियम बनाए और अब शायद बेहतर सड़कें बनाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, भारत ने इनोवेशन और पहुंच को पहली प्राथमिकता दी, एक खुला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि उस पर नई नई चीजें तेजी से बन सकें। यूरोप ने सुरक्षा, प्राइवेसी, कंज्यूमर राइट्स को पहले रखा। शायद इस वजह से वहाँ इनोवेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। और नतीजा ये है कि आज भारत अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉडल दुनिया को देने की बात कर रहा है, जबकि यूरोप अपने नियम जैसे GDPR को दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड बनाने में काफी हद तक कामयाब रहा है। ठीक है, अब जरा अमेरिका और चीन की बात करते हैं। भारत का मॉडल इन दोनों महाशक्तियों से कैसे अलग है? अमेरिका का मॉडल तो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर पर आधारित है, बाजार संचालित। वहाँ इनोवेशन तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ज्यादातर गूगल, मेटा, अमेज़न, एप्पल जैसी कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के हाथ में है। हाँ, बिग टेक का दबदबा है वहाँ। बिल्कुल। पेमेंट सिस्टम भी देख लीजिए, वीजा, मास्टरकार्ड, पेपर, ये सब मुनाफे पर चलते हैं। हर ट्रांजैक्शन पर पैसा काटते हैं। वहाँ कोई एक सरकारी डिजिटल ID सिस्टम नहीं है पूरे देश के लिए। और हेल्थ केयर हो या सोशल सिक्योरिटी, इन सब में डिजिटल सेवाएं काफी बिखरी हुई हैं। मतलब सरकार ने सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय बाजार को ही लीड करने दिया। और चीन, उसका मॉडल तो बिल्कुल अलग सुना है। बिल्कुल उल्टा है अमेरिका से। चीन का मॉडल पूरी तरह से राज्य नियंत्रित है, स्टेट कंट्रोल्ड। वहाँ WeChat और अलीपे जैसे सुपर ऐप्स हैं। मतलब एक ही ऐप में आपको पेमेंट, सोशल मीडिया, शॉपिंग, सरकारी सेवाएं सब कुछ मिल जाता है। सुनने में तो बड़ा सुविधाजनक लगता है भी बहुत सुविधाजनक है, लेकिन इसकी एक कीमत है और वो है सरकार की भारी निगरानी। वहाँ डेटा पर सरकार का पूरा कंट्रोल है और वो इस डेटा का इस्तेमाल कॉमर्स के लिए भी करती है और अपने नागरिकों पर नजर रखने यानी सामाजिक नियंत्रण के लिए भी। इसी को कई लोग सर्वेलेंस कैपिटलिज्म या निगरानी पूंजीवाद का एक चरम रूप कहते हैं। और चीन तो अपने इस मॉडल और टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को बेच भी रहा है। हाँ बिल्कुल, जिसे वो डिजिटल सिल्क रोड कहते हैं। इसके जरिए वो ह्वावे का 5G, अपने निगरानी कैमरे और दूसरे डिजिटल सिस्टम्स को दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में फैला रहा है। तो इन तीनों के मुकाबले अमेरिका का बाजार मॉडल, चीन का राज्य मॉडल और यूरोप का नियम मॉडल, भारत अपना एक तीसरा रास्ता पेश कर रहा है। खुला, समावेशी, लोकतांत्रिक, सरकार का सपोर्ट है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं। तो क्या दुनिया इस भारतीय मॉडल को अपना रही है, इसमें दिलचस्पी ले रही है? रुझान तो यही दिख रहा है। बहुत से देश, खासकर ग्लोबल साउथ में, मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में भारत के मॉडल में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जैसे फिलीपींस, केन्या, मोरक्को, मिस्र, ये कुछ नाम है जो UPI या आधार जैसे सिस्टम्स को अपने यहाँ लागू करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं या कर चुके हैं। सिंगापुर ने तो 2023 में ही अपने पेमेंट सिस्टम पे नाउ को UPI से जोड़ लिया। अब दोनों देशों के बीच पैसा भेजना एकदम आसान और तुरंत हो गया है। अच्छा। और ये भी देखिए कि 2023 में जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, तो नई दिल्ली डिक्लेरेशन में DPI को बाकायदा एक महत्वपूर्ण वैश्विक सार्वजनिक वस्तु
यानी ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पर मान्यता दी गई। ये दिखाता है कि भारत का ये तरीका अब ग्लोबल लेवल पर नोटिस किया जा रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही आसान है? कोई चुनौतियां, कोई चिंताएं नहीं है इस रास्ते में, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी? चुनौतियां तो है, बिल्कुल है, और उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। भारत के अंदर ही देखें तो सबसे बड़ी चिंता डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर उठती है। हाँ, आधार डेटा लीक की खबरें आई थी बीच में। सरकारी निगरानी की संभावना को लेकर सवाल बने रहते हैं। हालांकि एक नया डेटा प्रोटेक्शन कानून अब आ गया है, पर उसका असर कितना होगा, वो कैसे लागू होगा, ये देखना भी बाकी है। और वो डिजिटल डिवाइड का मुद्दा, आपने शुरू में कहा था कि इंटरनेट और स्मार्टफोन बढ़े हैं, पर क्या ये सब तक पहुंच गए हैं? नहीं, यही दूसरी बड़ी चुनौती है। डिजिटल डिवाइड अभी भी काफी बड़ा है। आज भी करीब 40 करोड़ भारतीय हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। 40 करोड़? हाँ, और गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी शहरों के मुकाबले काफी पीछे है। फिर जेंडर गैप भी है। एक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले स्मार्टफोन होने की संभावना 20% कम है। तो जब तक ये डिजिटल खाई भरी नहीं जाती, डीपीआई का पूरा फायदा सब तक कैसे पहुंचेगा? समावेशन मतलब सबको शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा काम है अभी। और अगर कोई दूसरा देश भारत के इस मॉडल को अपनाना चाहे तो क्या वो इसे आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। देखिए, हर देश का अपना अलग कानूनी माहौल होता है, अपने नियम होते हैं, समाज अलग होता है, बैंकिंग सिस्टम अलग होता है। जो चीज़ भारत में कामयाब हुई, जरूरी नहीं कि वो हूबहू किसी और देश में भी वैसे ही काम कर जाए। उसे वहाँ के हिसाब से ढालना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, और इसमें वक्त भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। फिर टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ने, इंटरऑपरेबिलिटी और कॉमन स्टैंडर्ड बनाने के भी सवाल है। तो ये कोई प्लग इन प्ले सॉल्यूशन नहीं है। और उधर यूरोप की भी अपनी चुनौतियां हैं, जैसा हमने बात की। क्या बहुत ज्यादा नियम कानून बनाना उनके लिए इनोवेशन में रुकावट बन रहा है? हाँ, ये बहस तो चलती ही है। कई बार ये तर्क दिया जाता है कि जीडीपीआर जैसे जो सख्त नियम है, वो नए आइडियाज और इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। इससे यूरोप अमेरिकी और चीनी टेक कंपनियों से पिछड़ सकता है। फिर यूरोप में 27 अलग अलग देश हैं, उन सब के बीच डिजिटल पॉलिसी में तालमेल बिठाना भी अपने आप में एक चुनौती है, चाहे वो डिजिटल आईडी हो या पेमेंट सिस्टम। सही। और वो अभी भी अमेरिकी बिग टेक कंपनियों पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी यानी डिजिटल स्वायत्ता हासिल करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम निचोड़ निकालें, भारत की मुख्य चुनौती है सबको साथ लेकर चलना, समावेशन और प्राइवेसी का ध्यान रखना, जबकि यूरोप की चुनौती है इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाना और अपनी डिजिटल आज़ादी बनाए रखना। हाँ, मोटे तौर पर आप ऐसा कह सकती हैं। दोनों ही अपने अपने मॉडल की ताकत और कमजोरियों से जूझ रहे हैं और संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। ये जो अलग अलग डिजिटल मॉडल बन रहे हैं, अमेरिकी, चीनी, यूरोपीय, भारतीय, इनका जियोपॉलिटिक्स पर मतलब दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये डीपीआई भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर का जरिया बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये 21वीं सेंचुरी में भारत का शायद सबसे ताकतवर सॉफ्ट पावर टूल बन सकता है। सॉफ्ट पावर मतलब बिना लड़ाई झगड़े के अपना असर बढ़ाना? हाँ, बिल्कुल। सॉफ्ट पावर का मतलब है अपनी संस्कृति, अपनी नीतियों, अपने आइडियाज के दम पर उनके आकर्षण से दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना, बिना किसी फौजी या आर्थिक दबाव के। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया के विकासशील देश, खासकर अफ्रीका और एशिया में, अपने नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं बनाने के लिए चीन के निगरानी वाले सिस्टम या अमेरिकी कंपनियों के महंगे और बंद सिस्टम के बजाय भारत के इस खुले, सस्ते और समावेशी मॉडल को अपनाते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये भारत के ग्लोबल असर के लिए, उसकी इमेज के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये भारत को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर नहीं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस का एक वैकल्पिक लोकतांत्रिक रास्ता दिखाने वाले लीडर के तौर पर स्थापित कर सकता है। जैसे सिलिकॉन वैली ने अमेरिकन कल्चर और आइडियाज को दुनिया में फैलाया। बिल्कुल, जैसे सिलिकॉन वैली ने अमेरिकी प्रभाव बढ़ाया, या जैसे हुआवे जैसी कंपनियों ने चीन के तकनीकी दबदबे को आगे बढ़ाया, वैसे ही डीपीआई भारत के वैश्विक प्रभाव का एक नया जरिया बन सकता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं भी अब इंडिया स्टैक को स्टडी कर रही हैं, ये देखने के लिए कि इसे दूसरे देशों में कैसे लागू किया जा सकता है, खासकर वित्तीय समावेशन के लिए। एक और दिलचस्प सवाल मन में आ रहा है,
क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भारत और यूरोप मिलकर काम करें? मतलब भारत का जो ये ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूरोप का जो मजबूत रेगुलेटरी ढांचा है, क्या ये दोनों मिलकर दुनिया के लिए एक ज्यादा संतुलित, अधिकारों का सम्मान करने वाला डिजिटल भविष्य बना सकते हैं? ये एक बहुत ही आकर्षक ख्याल है, एक दिलचस्प संभावना है। अगर भारत की डिजिटल रेल पटरियां और यूरोप के सेफ्टी गार्ड रेल्स एक साथ आ सकें, तो शायद दुनिया को अमेरिका और चीन के जो दो एक्सट्रीम मॉडल हैं, उनका एक बेहतर, ज्यादा टिकाऊ विकल्प मिल सकता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। हालांकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल और राजनीतिक चुनौतियां होंगी, आसान नहीं होगा ये, लेकिन इस दिशा में सोचने की जरूरत तो है। शायद ये भविष्य का रास्ता हो। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि भारत का ये जो डीपीआई का प्रयोग है, जो कुछ साल पहले तक शायद एक घरेलू कहानी ज्यादा लगती थी, वो अब एक सीरियस ग्लोबल डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। हाँ बिल्कुल। दुनिया भर के देश इसे बड़ी उम्मीद और उत्सुकता से देख रहे हैं। यूरोप थोड़ा संभल कर देख रहा है, पर शायद कुछ सीखने को भी तैयार है। और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया इसे एक उम्मीद की तरह देख रही है। हाँ, और आपकी वो पहले वाली बात मुझे फिर याद आ रही है कि भारत तेजी से डिजिटल हाईवे बना रहा है, जबकि यूरोप शायद ट्रैफिक के नियम और स्पीड लिमिट तय करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। दोनों की अपनी जगह अहमियत है, पर दुनिया को शायद दोनों के बीच एक सही संतुलन की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या भारत का ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल सिर्फ एक भारतीय कामयाबी की कहानी बनकर रह जाएगा, या ये वाकई दुनिया भर में डिजिटल गवर्नेंस के अगले दौर का एक खाका बनेगा? क्या डीपीआई भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एक्सपोर्ट साबित हो सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।